मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें मैंने देखो पीएमएमसी आपको कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो दी थी, बिकॉज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो देखो आज हम पढ़ेंगे थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, क्यूमीटर, इलेक्ट्रोडायनोमीटर, ठीक है। बाकी ये जो है ना मूविंग आयरन और इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसलिए बिकॉज देखो जैसे आपका पीएमएमसी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वैसे ही आपका इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके लिए मैं एक सेपरेट लूंगा वीडियो, ताकि मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा उसमें सारी चीजें, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इनमें आपको देखो इनकी अगर प्रिंसिपल ऑपरेशन कैसे काम करता है, एक एक चीज डिटेल में जाननी है तो आप एक ही से नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है, जो मेजरमेंट की बुक है। बट देखो आप सिंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और वो भी एसएससी जेई, तो उसमें देखो की पॉइंट वाइज स्टडी करो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पर्टिकुलर मीटर से वो पढ़ के जाओ। ऑब्वियसली बात है उनसे ही क्वेश्चन पूछने हैं। अब आप अगर 10 पॉइंट पढ़ के वो पूरा इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट कर सकते हो, सारे क्वेश्चन कवर कर सकते हो, तो आप फालतू 4-5 पेज का पूरा कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट की पूरी स्टडी कर रहे हो, तो अब आप ही बताओ आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में मेरी जो 5 इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इनके जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं और जिनकी वर्किंग आपको पता होनी चाहिए वो भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला आपका इंस्ट्रूमेंट है थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो देखो पहले तो नाम से समझो, थर्मो यानी हीट की बात होगी, कपल मतलब दो जोड़े होंगे किसी ना किसी चीज के, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, सिंपल देखो एसी, एक साइड से हम एसी सप्लाई, ठीक है, एक पे है डीसी सप्लाई, और ये आपका एक थर्मोकपल। तो इसमें देखो एक ये वाला मटेरियल, एक ये मटेरियल, ठीक है, दो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल यूज करते हैं, डिसिमिलर मटेरियल, ठीक है। ये सिंपल, इसमें आपको वर्किंग जानने की जरूरत नहीं है, कुछ मतलब नहीं है कैसे काम करता है, बस जो जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ वो आप पढ़ लो, आपके क्वेश्चन उसी से आएंगे, क्लियर है। तो देखो इसके जो जो इम्पोर्टेंट यानी की पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। अब देखो पहला पॉइंट ये पूछता है आपको, जो थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो वो आपका क्या है, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, सीधा आंसर है। अब देखो जो थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपका आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है, ठीक है। अब आगे देखो ये और क्या लिखा है, करंट, आरएमएस वैल्यू करंट की, ठीक है, इंडिपेंडेंटली फ्रॉम इनपुट सप्लाई वेवफॉर्म, यानी आप अगर इनपुट में स्क्वायर वेव दे रहे हो, ट्रायंगुलर वेव दे रहे हो, कोई भी वेव दो, उसकी वो क्या रीड करेगा, आरएमएस वैल्यू, क्लियर है। और ये क्या करता है, एट हाई फ्रीक्वेंसी करंट को भी मेजर करता है, और फ्रीक्वेंसी कितनी, 50 मेगाहर्ट्ज। जो जो मैंने रेड कर रखे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्लियर है। अब देखो मैंने बताया था थर्मो कपल, नाम में इसका कपल आ गया, यानी दो चीज यूज होती है, तो इसमें देखो टू डिसिमिलर मेटल यूज होते हैं, और वो कौन से होते हैं, बिस्मथ एंड एंटीमनी, ठीक है। अब देखो सिंस इसमें क्या है, अब ये देखो ये रिलेशन कैसा आया, सिंपल समझो, देखो जो आपने जूल लॉ फिटिंग पढ़ा हुआ, ठीक है, हीट, ठीक है, हीट क्या होती है, आई स्क्वायर इंटू आर टी पे डिपेंड करती है, आर यहाँ पे टी क्या आपका टाइम है, ठीक है। तो इस केस में आपका जो डिफ्लेक्शन होता है वो सीधा डिपेंड करता है आपके करंट के स्क्वायर के, और ये करंट आपकी होती है आरएमएस, ठीक है। सिंस मैंने देखो लास्ट पीएमवीसी में आपको बताया था, जो रिलेशन है डिफ्लेक्शन का वो अगर नॉर्मल लीनियर टाइप में हो, मतलब ऐसा अगर रिलेशन होता है, ठीक है, तो उसमें आप स्केल यूज करते हो लीनियर स्केल या फिर यूनिफॉर्म स्केल, ठीक है। बट आपको देखो इस केस में इस टाइप का रिलेशन है, ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चला कि इसमें स्केल कौन सा यूज होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्केल, क्लियर है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि थर्मोकपल में आप यूज करते हो एक नॉन यूनिफॉर्म स्केल, क्लियर है। अब देखो ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है ये आपका यूज होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी करंट मेजर करने के लिए, यानी जो ये रेडियो एंटीना सिस्टम पूरा होता है जिसमें आप रेडियो वेव्स ट्रांसफर करते हो, ठीक है, उनका जो करंट होता है उनको मेजर करने के लिए। इस इंस्ट्रूमेंट में देखो एसी और डीसी दोनों चलता है, ठीक है, एसी और डीसी इलेक्ट्रिक करंट दोनों। लास्ट में मैं आपको जो एक टेबल भी दूंगा जिसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें देखो किसके लिए सुइटेबल है और उसमें किस इफेक्ट पे बेस्ड है, यानी उसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, उसी एक सिंगल टेबल दे दूंगा, ठीक है, वहां से और आपके लिए इजी हो जाएगा। तो देखो अगला मीटर देखते हैं। अब देखो अगला आपका आता है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, देखो सिंपल समझो इसको, इसमें क्या होता है, अब देखो सिंपल आपको एक करंट दिख रहा है जो फ्लो हो रहा है, ठीक है, आई, देखो ये आपका करंट है, तो देखो ये करंट आपका यहाँ से इस वायर से फ्लो होगा एंड यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो वायर दिख रहा है आपका, ठीक है, इस करंट की वजह से ये वायर क्या होगा, हीट होगा, गर्म होगा, ठीक है। अब ये वायर क्या है, हॉट वायर, यानी ये वायर गर्म होगा। अब ये बनता किसका है आपका, प्लेटिनम इरिडियम,
ठीक है, ये नाम आपको बहुत पूछता है एग्जाम में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब देखो ये जो मेटल ये वायर है, ठीक है, यानी ये वाला ही क्यों यूज करते हैं, प्लेटिनियम इरिडियम वायर यूज ही क्यों करते हैं। तो देखो आपको ये पता होगा, जब आप किसी भी मेटल को या फिर वायर को हीट करते हो तो उसमें एक्सपेंशन होता है और सस्पेंशन होता है, यानी एक बार तो ये फूलता है और एक बार कंप्रेस होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका पॉइंटर है, ये आपका इस स्केल पे रोटेट करता है। क्लियर है, ये सिंपल इसका बेसिक प्रिंसिपल समझो ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से आप एक चीज और समझ गए होंगे कि ये जो करंट है, इस करंट की वजह से ये जो वायर है इसको हीट होने में टाइम लगेगा। ठीक है, इसकी वजह से जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये आपको होता है स्लगिश। स्लगिश, ठीक है, स्लगिश का मतलब होता है बहुत स्लो, वेरी स्लो। ठीक है, बिकॉज गर्म होने में टाइम लगता है, उस वजह से रीडिंग भी ये टाइम बहुत मतलब स्लोली देता है। ठीक है, और इसमें स्केल कौन सा यूज होता है आपका, नॉन यूनिफॉर्म स्केल। क्लियर है, तो देखो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या बनते हैं। देखो इस पे काम करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्लियर है, सिंस रिलेशन आपको दिख रहा है कैसा है, आई स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है डिफ्लेक्शन आपका, तो ऑब्वियसली बात है स्केल क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्केल। ठीक है, अब जो हॉट वायर है, जो वायर आपका गर्म होता है वो किसका बना होता है, प्लेटिनम। ठीक है, क्यों, बिकॉज इसका जो एक्सपेंशन और सस्पेंशन है वो बहुत फास्ट होता है। ठीक है, और ये आपका ऑक्सीडेशन एट हाई टेम्परेचर भी विथस्टैंड कर सकता है। अब देखो इसमें क्या होता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट, ठीक है, एंड डीसी करंट, यानी ये इंस्ट्रूमेंट आपका एसी और डीसी दोनों पे काम करता है। क्लियर है, स्केल इसका क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्केल। देखो मैं सीधे पॉइंट वाइज स्टडी कर रहा हूँ आपको, ठीक है, स्मार्ट स्टडी करो, बिकॉज ज्यादा थ्योरी पढ़नी है तो आपको बुक्स मिल जाएगी। तो देखो ये क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी। अब देखो जो मैंने रेड किया वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी जो दूसरी चीजें वो एक बार आप रीड करके चले जाओ बस। ठीक है, रीड भी कर लोगे वो भी बहुत है। अब देखो इसमें क्या है, देयर रीडिंग आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेवफॉर्म एंड फ्रीक्वेंसी, यानी अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, ठीक है, या फिर वेवफॉर्म कोई भी हो, स्क्वायर ट्रायंगल कुछ भी हो, इसकी रीडिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बेसिक इसका मतलब है। ठीक है, और ये इट इज स्लगिश, यानी ये तो मैंने बता दिया बहुत स्लो है, बिकॉज वायर को टाइम लगता है गर्म होने में। क्लियर है, तो अगला देखते हैं। तो अगला है आपका देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, देखो नाम से पता चल रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो देखो इस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, इसका जो कंप्लीट प्रिंसिपल है वो आपका करता है, जो अट्रैक्शन और रिपल्सन वाला जो है ना, किसी भी अगर सेम चार्ज को आप पास में लाओगे तो रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड आपका इसमें डैम्पिंग कौन सी यूज होती है, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। ठीक है, डैम्पिंग वाला देखो मैंने ऑलरेडी लास्ट पीएमएमसी में बताया था कि किसमें कौन सी डैम्पिंग यूज होती है। ठीक है, डैम्पिंग वाला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। देखो अगर आप सिंपल इंस्ट्रूमेंट से देखते हो तो देखो, अगर सिंपल समरी करवाओ तो देखो, तो डैम्पिंग, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सेकंड सुटेबल किसके लिए, एसी और डीसी, इसके लिए आपका ये इंस्ट्रूमेंट काम करता है। ठीक है, एसी डीसी हो गई, डैम्पिंग हो गई, एंड स्केल। स्केल कैसा है, यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, ये तीन चीज तो आप कभी छोड़ के मत जाना इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, ये चीज आपको पूछी जाती है एग्जाम में। तो देखो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपकी फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज होती है। ठीक है, अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये आपका डीसी भी मेजर करता है और एसी भी मेजर करता है। क्लियर है, अब यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है, वोल्टेज ओनली, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट है इसका आपका सिर्फ वोल्टेज वाला एग्जिस्ट करता है। यानी जैसे आप बोलते हैं अमीटर वोल्ट मीटर, तो इसमें सिर्फ आपका एक यू समझो वोल्ट मीटर एग्जिस्ट करता है, अमीटर आपका एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर है, अब देखो सिंस इसमें डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करता है, वी स्क्वायर पे, तो इस केस में इसका स्केल क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है, सो देखो डिफ्लेक्शन टॉर्क यानी टी डी प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से देखो जो प्रोपोर्शनल साइन है, ठीक है, इसको जब हटाते हो तो जो टी डी आता है यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये आपका आता है हाफ वी स्क्वायर डीसी बाय डी थीटा डिफ्लेक्शन। ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला है। ठीक है, पर्टिकुलर जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट है, जिनके लिए अगर मैं लिखवाऊँ तो वो आप पढ़ के जाना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। बिकॉज डायरेक्ट आपको फॉर्मूले में पूछ लेते, ऑप्शन में दे देते 4-5 फॉर्मूले, फिर बोल देते कौन सा फॉर्मूला करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखो ये सिंपल डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला है। अब मैंने बताया था जब आपको एकदम करेक्ट रीडिंग चाहिए तब क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, यानी कि आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो सेम होना चाहिए। तो एट इक्विलिब्रियम टी डी इज इक्वल्स टू टी सी। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि ये क्या हो जाएगा, देखो हाफ वी स्क्वायर डी थीटा सॉरी डी सी डिवाइडेड बाय डी थीटा। ठीक है,
ये इक्वल हो जाएगा टीसी, कंट्रोलिंग टॉर्क आपको होता है के थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो डिफ्लेक्शन आपको कितना मिलेगा, प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, ठीक है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ इसका स्केल क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्केल, क्लियर है। तो स्केल आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको पूछा जाता है, क्लियर है। तो देखो आगे देखते हैं। अब आपका आता है देखो क्यू मीटर। अब देखो क्यू मीटर में भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखो पहला पॉइंट है क्यू मीटर किस लिए यूज करते हो आप, क्वालिटी फैक्टर को मेजर करने के लिए। अब देखो ये आपका इंडक्टेंस को भी मेजर करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव कैपेसिटेंस को भी मेजर करता है, सेल्फ कैपेसिटेंस को भी मेजर करता है, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को भी मेजर करता है। अब देखो ये बहुत पूछा जाता है, जो क्यू मीटर है इसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। ये है आपका सीरीज रेजोनेंस, ठीक है। और इसमें डैम्पिंग कौन सी यूज होती है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, ये भी आपको बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखो इसके कुछ फॉर्मूले देख लो। इससे देखो सिंपल क्वालिटी फैक्टर यानी क्यू का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, क्या होता है, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज डिवाइड बाय वोल्टेज, ठीक है, जो सप्लाई वोल्टेज है, या फिर इंडक्टर के थ्रू करंट डिवाइड बाय टोटल करंट, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले बनते हैं। अगर पैरेलल की बात करते हो तो अलग बनता है, सीरीज की बात करते हो तो अलग बनता है, ठीक है। तो सिंपल उसके अकॉर्डिंग सिंपल फॉर्मूले देखते हो क्या बनता है। ये फॉर्मूला एक बनता है देखो 1/r रूट एल बाय सी, ये आपको बनता है सीरीज के लिए, यानी जब सीरीज RLC सर्किट होता है, ठीक है। और जब पैरेलल की बात करते हो तो ये जैसे उल्टा हो जाता है, यानी 1/r है तो यहाँ पे हो जाएगा ये r, ठीक है, रूट एज इट इज, एंड ये क्या है L/C, ठीक है, तो ये हो जाएगा C/L। ये आपका हो गया पैरेलल के लिए, ठीक है। ये सिंपल क्वालिटी फैक्टर के फॉर्मूला है जो आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ रखे होंगे, क्लियर है। तो आगे देखते हैं। अगला है आपका देखो इलेक्ट्रो डायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो देखो इसका देखो सिंपल अगर सर्किट देखते हो तो कुछ इस तरह होता है। तो इसमें देख सकते हो एक होती है फिक्स कॉइल, ठीक है, एक होती है आपकी मूविंग कॉइल। अब देखो आपकी जो फिक्स कॉइल होती है उसको आप क्या करते हो, दो टुकड़ों में डिवाइड कर देते हो। तो आप देख सकते हो क्या है, एक तो L1 और एक L2, दो टुकड़ों में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। अब इसमें होती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, ठीक है, इस कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड और इस कॉइल में एक मैग्नेटिक फील्ड। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, ये जो मूविंग कॉइल है ये बेसिकली सिंपल कुछ नहीं है, ये सिंपल एक कॉइल है, ठीक है, कंडक्टर की बनी हुई है। ये क्या हो गया, इस कंडक्टर में आपको क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। अब वो देखो आपको ये पता है when a current carrying conductor is placed in magnetic field it experience a force या फिर टॉर्क। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो पॉइंटर है ये आपका स्केल पे घूमेगा और आपको ये रीडिंग देगा, ठीक है। ये बेसिक इसका प्रिंसिपल है, ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका स्केल क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्केल होता है, क्लियर है। बाकी आप देख सकते हो कि जो कॉइल है फिक्स कॉइल, ठीक है, फिक्स कॉइल इसमें आप बोलते हो इसको करंट कॉइल, ये जो मूविंग कॉइल है इसको आप बोलते हो पोटेंशियल कॉइल। जो करंट कॉइल होती है इसका रेजिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, और इसका जो इंडक्टेंस है वो आपका डिपेंड करता है मूविंग कॉइल पे, यानी जो लोड है उस पर डिपेंड करेगा, क्लियर है। और जो पोटेंशियल कॉइल है इसका रेजिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा एंड इंडक्टेंस एकदम कम, क्लियर है। तो देखो इसके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं वो देख लेते हैं। अब देखो सब फर्स्ट इसका प्रिंसिपल मैंने बता दिया, जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसमें दो कॉइल यूज करते हो, करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल। करंट कॉइल क्या होती है, एक फिक्स कॉइल है यानी वो मूव नहीं होती, ठीक है, उसको आपने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा होता है। पोटेंशियल कॉइल को क्या बोलते हो, मूविंग कॉइल। अब देखो जो करंट कॉइल होती है इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इंडक्टेंस आपका लोड पर डिपेंड करता है, लोड मतलब बेसिकली जो सीरीज में आपने कनेक्ट कर रखी है मूविंग कॉइल, ठीक है। जो पोटेंशियल कॉइल होती है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इंडक्टेंस कम होता है, क्लियर है। इसका स्केल नॉन यूनिफॉर्म होता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसकी सेंसिटिविटी कम होती है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पूछ रखा है, ठीक है। ये बेसिकली ऐसे नहीं पूछा कि इलेक्ट्रोडायनामोमीटर इंस्ट्रूमेंट की जो सेंसिटिविटी क्या होती है, ऐसे नहीं पूछा। ये आपको पूछा था कि डायनामोमीटर टाइप वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी कितनी होती है, तो वो कितनी होती है आपकी 10 से 30 ओम पर वोल्ट, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी यूनिट कैसे आती है, ओम पर वोल्ट, ठीक है। ये यूनिट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डैम्पिंग आपकी यूज होती है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, क्लियर है। और जो इलेक्ट्रोडायनामोमीटर होता है इसमें आपके RMS वैल्यू को मेजर करता है, क्लियर है। ये सब आपको पता होना चाहिए, RMS वैल्यू मेजर करता है या एवरेज वैल्यू मेजर करता है, बिकॉज इनसे आपको डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। वहां पे आपको थोड़ा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, आपको एटलीस्ट इन पॉइंट से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या करना है क्वेश्चन में, क्लियर है। तो देखो आगे देखते हैं। अब देखो जो डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है इसमें, ठीक है, जो डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रोडायनामोमीटर वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसका जो डिफ्लेक्शन टॉर्क है, ठीक है, ये आपको होता है देखो TD
इक्वल्स टू I1, I1 करंट आपका कौन सा है, जो फिक्स कॉइल से फ्लो हो रहा है, ठीक है, और I2 आपका करंट है जो मूविंग कॉइल से फ्लो हो रहा है, फिर डी एम डिवाइड बाय डी थीटा। तो आपका डिफ्लेक्शन एम आपका है म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो आपने देखो फिक्स कॉइल के दो टुकड़ों में डिवाइड किया है, एक L1 और एक L2, उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस है, यानी एम, वो ये एम है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले जो मैं लिख रहा हूँ ना टीडी के, पर्टिकुलर जिस जिस इंस्ट्रूमेंट के लिए मैं लिखवा रहा हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो I1 करंट क्या है, जो आपका फिक्स कॉइल से फ्लो हो रहा है, फिक्स कॉइल से। I2 आपका क्या है, जो आपका हो रहा है मूविंग कॉइल से, मूविंग कॉइल, ठीक है। एम आपका क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्लियर है। अब देखो अगर इफ I1, ठीक है, इक्वल हो जाए I2 के, ठीक है, और ये आपका हो गया टोटल I, ये कब हो सकता है, जब आप क्या करोगे, डीसी होगी आपकी सप्लाई, यानी डीसी होगा, ठीक है। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि आप ये बताइए इलेक्ट्रोडायनोमोमीटर इंस्ट्रूमेंट के लिए जब आप उसमें डीसी सप्लाई दे रहे हो तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो इस केस में देखो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन क्या हो जाएगी, टी डी इक्वल्स टू, ये आपका देखो हो जाएगा आई स्क्वायर डी एम डिवाइड बाय डी थीटा, ठीक है। ये आपका बन गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखो दूसरा केस क्या हो सकता है, इफ सपोज आपको देखो करंट की इक्वेशन देता हूँ, सपोज I1 आपका है IM1 साइन ओमेगा टी, ठीक है, और सपोज आपका I2 है आपका IM2, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, क्लियर है। बिकॉज देखो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि आपकी जो करंट होता है, यानी जो I2 करंट है, ठीक है, उसका इंडक्टेंस आपका बहुत कम होता है, क्लियर है। तो देखो यहाँ से आप डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू निकालो, देखो टीडी की वैल्यू क्या जाएगी, इन दोनों को आप रखोगे, ठीक है, इस वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो यहाँ से देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी, IM1 इंटू IM2, ठीक है, इंटू साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई साइन ओमेगा टी माइनस के 90 डिग्री, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है, और आपका आ जाएगा डीएम बाय डी थीटा, क्लियर है। तो देखो इसको सॉल्व करते हो तो क्या होगा, टी डी इक्वल्स टू, देखो सिंपल क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो एंड 2 से डिवाइड करो। अब देखो ये वाली टर्म है, ठीक है, ये जो इतनी, ये आपकी बन जाएगी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा देखो टी डी इक्वल्स टू, एक सेकेंड, ये आपका हो जाएगा देखो IM1 इंटू IM/2 डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज ये वाला 2 एक बच जाएगा, ठीक है। बाकी ये सिंपल साइन मैथ्स है, ठीक है, सिंपल साइन है साइन बी का, सिंपल फॉर्मूला लगा दो 2 साइन साइन बी का, उसके अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कॉस, ये आपको हो जाएगा ओमेगा टी, क्लियर है यहाँ तक। और आपको ये आ जाएगा डीएम बाय डी थीटा, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो ये जो 2 है इसको दो टुकड़ों में ब्रेक कर सकते हो ना, यानी √2 इंटू √2, ठीक है। तो सिंपल देखो √2 इंटू √2, अब देखो ये क्या है, मैक्सिमम अपॉन √2, ये भी क्या है, मैक्सिमम अपॉन √2, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका हो गया देखो आई RMS1 मल्टीप्लाई आई RMS2 मल्टीप्लाई कॉस ओमेगा टी। कई बार ये आपको है ना इक्वेशन में कॉस थीटा दे रखा होगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो आप एक बार देख लेना वो v कॉन थीटा, ठीक है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन, तो ये इक्वेशन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो जितने जितने मैंने डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की इक्वेशन बताई ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपकी जो अभी आई ना, ये आपकी किसके लिए होगी, एसी के लिए, तो एसी में ही तो फेज डिफरेंस होगा, डीसी में तो होने वाला नहीं है, क्लियर है। तो देखो ये आपके हो गए सारे टॉर्क। अब देखो जो मैं टेबल की बात कर रहा था, तो देखो इस टेबल में क्या है, फर्स्ट देखो 7 मीटर लिए मैंने, ठीक है, टाइप कौन सा मीटर है, इफेक्ट यानी किस प्रिंसिपल में बेस्ड है, सुटेबल एसी के लिए चलता है या डीसी के लिए काम करता है, ठीक है, और इनसे इंस्ट्रूमेंट कौन से बनते हैं, यानी मूविंग आयरन का आपको अमीटर भी मिलेगा और वोल्टमीटर भी मिलेगा, क्लियर है। तो देखो पहला है आपका मूविंग आयरन आपका बेस्ड है मैग्नेटिक इफेक्ट पे, क्लियर है। किस किस पे काम करता है, डीसी और एसी दोनों पे काम करता है,
ठीक है, अमीटर भी अवेलेबल है इसमें और वोल्टमीटर भी अवेलेबल है। सेकंड है पीएमएमसी। तो देखो पीएमएमसी आपका है इलेक्ट्रोडायनामिक इफेक्ट पे बेस्ड, ठीक है, ये आपका सिर्फ डीसी पे काम करता है। क्लियर है? तो यहाँ से आप एक चीज भी समझ गए होंगे, डीसी को सिर्फ डीसी पे सिर्फ काम कर रहा है, इसका मतलब ये क्या करेगा, सिर्फ एवरेज वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे एक और आप अपने नोटबुक में टेबल बना देना, जहाँ पे लिख लेना कि आरएमएस वैल्यू को मेजर कर रहा है या फिर एवरेज वैल्यू को। क्लियर है? तो देखो पीएमएमसी क्या, अमीटर और वोल्टमीटर अवेलेबल है इसमें। डायनमोमीटर में आपका अमीटर, वोल्टमीटर और वॉटमीटर। क्लियर है? इंडक्शन में एक सेकंड, ये यहाँ पे ये डीसी नहीं होगा, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा एसी। ठीक है ना, एसी ओनली, क्योंकि वो देखो ये क्या, एक इंडक्शन टाइप। ठीक है, इंडक्शन मतलब ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड हुआ। ठीक है, और वो लॉ सिर्फ आपका एसी पे ही अप्लाई होता है, डीसी के केस में वो अप्लाई नहीं होता। क्लियर है? तो ये सिर्फ आपका होगा एसी के केस में। ठीक है, तो इंडक्शन टाइप के जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो सारे आपके एसी के लिए सूटेबल है। ठीक है ना, जैसे एनर्जी मीटर आपका हो गया, देख लो उसमें। ठीक है, अब देखो हॉट वायर क्या है, हॉट वायर यानी जो थर्मल इफेक्ट पे बेस्ड है, तो ये आपके डीसी और एसी दोनों पे काम करते हैं। इसमें अमीटर और वोल्टमीटर अवेलेबल होता है। ठीक है, फिर आता है इलेक्ट्रोलाइटिक, फिर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, सिर्फ वोल्टमीटर आपको मिलेगा, इस केस में आपको ना अमीटर नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखो अब आने वाले, देखो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा मूविंग आयरन, मूविंग आयरन, ठीक है, एंड एनर्जी मीटर। ठीक है, उसके बाद देखो उसके नेक्स्ट में मैं बताऊंगा आपको फैंटम लोडिंग एंड वॉट मीटर। ठीक है, और देखो जो लास्ट लेक्चर बचेगा उसमें मैं करा दूंगा आपको इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्लीट, यानी कि देखो आपकी 3 लेक्चर में अभी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहोगे तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स भी करा दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच।